हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस डॉट। मैं हूं आपके एजुकेटर मलिक और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री फार्मूला रिवीजन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो दिस इज आवर केमिस्ट्री क्लास 11 फार्मूला रिवीजन सेशन। सो सारे चैप्टर्स तो कवर नहीं हो पाएंगे, बट जितने भी हो पाएंगे मैं कोशिश करूंगी कि ऑलमोस्ट आप लोगों के लिए मैक्सिमम चैप्टर्स को मैं इस वीडियो में कवर कर दूं। ओके, सो हियर वी गो। First is basic concepts. First chapter is basic concept, as you know. Basic concepts of chemistry. इस चैप्टर को जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होंगे। सबसे पहले तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग क्लास 9, 10, 11 से पढ़ते आ रहे हैं, ये है डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, है ना। किसी भी चीज़ में कितने चेंजेस हो रहे हैं डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल इंटू 100 इज द परसेंटेज चेंज। तो आप बताइए कि मास में अगर परसेंटेज चेंज निकालना है, मास का परसेंटेज चेंज निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मास ऑफ सोल्यूट किसी, अब केमिस्ट्री में क्या बात करते हैं, पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देती हूँ। मान लो ए इज रिएक्टिंग विद बी टू गिव सी, सो दिस इज अ सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन है, दिस इज सॉल्यूट एंड दिस इज सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट सॉल्वेंट मिल करके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को लेना है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल। यहाँ पे हम लोग टोटल ले रहे थे ना, तो टोटल यहाँ क्या बनकर आ रहा है, सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन और 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि बिकॉज इट इज द परसेंटेज। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको वॉल्यूम में निकालना है परसेंटेज चेंज, किसी सॉल्यूशन में वॉल्यूम में अगर हम लोग ले रहे हैं, लिक्विड स्टेट में है या उसका वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं, तो उसमें क्या लेंगे, जैसे मास ऑफ यहाँ सॉल्यूट लिया था, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट by volume of solution, by volume of solution into 100. okay, now वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम का अगर सॉल्यूशन आपका आ रहा है, सॉल्यूशन लिक्विड में आ रहा है और ये हम लोगों ने मास के बेसिस पे लिया हुआ है, ये मास है, ये वॉल्यूम है, तो अब बताइए क्या आएगा मास बाय वॉल्यूम का। तो ऑब्वियसली आपको लेना होगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। गॉट इट। नाउ मोलैरिटी किसे कहते हैं, मोलैरिटी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो सिर्फ मैं अभी आप लोगों को फॉर्मूला दे देती हूँ, उसको रिप्रेजेंट एम से करते, कैपिटल एम। तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स एन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, मोलैलिटी इसी तरीके से स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं मोलैलिटी को, स्मॉल एम। तो इट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये वेट को कंसिडर करता है, ये वेट कंसिडर कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग मोलैलिटी कहते हैं, एन बाई डब्ल्यू, है ना। मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल्स बाय मास या वेट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज मोलैलिटी। और मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। और मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज मोलैलिटी। नॉन नॉर्मैलिटी क्या होता है, नॉर्मैलिटी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन, नॉर्मैलिटी इट इज इक्वल टू एन। ये आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे बाय वॉल्यूम लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ये आपका आ जाएगा ग्राम बाय वॉल्यूम। ना मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या आता है, काई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको काई बोलते हैं, एक्स जैसा लिखते हैं और इसको बोलते हैं काई। तो ये काई सॉल्यूट के लिए, फॉर सॉल्यूट it will be mole of solute by total moles of solution, mole of solute
बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का ले लेना है आपको। काई सॉल्वेंट का क्या होगा? सॉल्वेंट के लिए हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट, सिंपली सॉल्वेंट क्या है तो मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। गॉट इट? नेक्स्ट, मोल्स कैसे निकालते हैं आप लोगों को ऑब्वियसली पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए भी करा दे रही हूँ। एन हम लोग कैसे निकालते हैं, जिसको नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर यानी 6.603 6.023 023 into 10 to the power 23, and it will give you the number of moles. This is known as the Avogadro number. Now moles को और फॉर्मूला अगर लगाएं तो मास इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास जिसे हम लोग कहते हैं, तो इससे भी मोल्स निकल जाएगा। अब किसी सॉल्यूशन में मिक्सिंग हो रही है ना, तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं मिक्सिंग में, है ना। नॉर्मैलिटी और वॉल्यूम का जो मिक्सिंग होता है ये कांस्टेंट आता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम इट्स द सेम। यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला मिला होगा रेडियस कैलकुलेट करने का। इस चैप्टर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो वहाँ से जाकर के टोटल वीडियोस को देख सकते हैं, बट फिलहाल अगर आपको फॉर्मूला रिवीजन करना है तो पास द एग्जाम, तो इतना से आप फॉर्मूला रिवाइज कर लें एंड यू विल क्रैक इट। सो दिस इज द एटॉमिक नंबर, दिस इज आर 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 आर नॉट, और आर क्या है यहाँ पे रेडियस। रेडियस निकालने के लिए आप लोगों ने सीखा होगा ई का फॉर्मूला क्या आता है, ई इज एनर्जी, एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू बताइए 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। लैम्डा क्या है इसमें, वेवलेंथ है ऑब्वियसली। नाउ एक और आप लोगों ने पढ़ा होगा एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट एम वी आर मोमेंटम एन एच बाई 2 पाई के कांस्टेंट आता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था बोर्स एटॉमिक मॉडल में। ये बोर्स एटॉमिक मॉडल का अब यहाँ से फॉर्मूलाज मैं आप लोगों को दे रही हूँ। E इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको टोटली हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, क्योंकि ये जो सारे हैं ये कांस्टेंट हो जाते हैं, तो इनका कैलकुलेशन होकर के हमारे पास आया था -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है ये एनर्जी। नेक्स्ट रेडियस क्या आना था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर, यह आ जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। एंगस्ट्रम में रेडियस है तो एंगस्ट्रम में इसको मेजर करते हैं। सिंपली आप यहाँ से ये फॉर्मूला बिठाएंगे और आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट v 2 पाई जेड ई स्क्वायर बाई एन एच इज इक्वल टू, मेरा इसका कैलकुलेशन आया था 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन, और ये किस में कैलकुलेट होता है, मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ से सारे के सारे बोर्स एटॉमिक मॉडल के हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल की ये फॉर्मूलाज कैलकुलेट हो गए। अब रिडबर्ग्स कांस्टेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
और ये R क्या है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट है। रेडबर्ग्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 109,678 सेंट पर सेंटीमीटर। ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लैम्डा कैसे कैलकुलेट करेंगे? लैम्डा के लिए फॉर्मूला H/mv। ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ से आपका इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। नाउ अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग? डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई के इक्वल आ रहा था। इसको बोलते हैं हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी। हेंसबर्ग uncertainty. Now this is the uncertainty in position की uncertainty, and this is the uncertainty in momentum, ना momentum, right? Momentum. Okay, now Schrodinger wave equation, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का मैं बताने जा रही हूँ अभी आप लोगों को। बहुत ही टफ होता है, सिंपली इसको आप लोग याद कर लें। इसके ऊपर जनरली क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन शायद 1 मार्क 2 मार्क में रहता ही रहता है। तो इसको सिंपली आप याद कर लेंगे। बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर कभी देगा ना, तो आपको सारा का वैल्यू दे करके सिर्फ ई एंड वी निकालने के लिए दे देगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है d² शाई बाई dx² प्लस t² शाई बाई dy² प्लस d² शाई बाई dz² प्लस 8 पाई² m बाई h² e माइनस v शाई। ये आता है 0 के इक्वल। E क्या है यहाँ पे? एनर्जी। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से बाकी सब कुछ आप लोगों को मालूम ही होता है। शाई जो है इसी को बोलते हैं स्क्रोडिंगर वेव कांस्टेंट। ठीक है, स्क्रोडिंगर वेव कांस्टेंट है ये। और ये जो है ये है पोजीशंस। ये जनरली आप लोगों को इसका वैल्यू टोटल दे देगा, और यहाँ से ई और वी कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चंस पूछता है। नाउ नोड्स कितने आते हैं? टोटल नोड्स जो आते हैं, टोटल नोड्स ये होते हैं n-1। और रेडियल नोड्स कितने होते हैं? रेडियल नोड्स कम आउट टू बी n-l-1 and angular node n. Okay, now moving on to the periodic table, chapter 3 periodic table में आते हैं हम लोग। यहाँ पे अभी हम लोगों को आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे जो पीरियडिक टेबल है इसमें आपका ये फर्स्ट ग्रुप है। टोटल जो है हॉराइजॉन्टल 7 होते हैं, वर्टिकल ये 18 ग्रुप्स होते हैं, और 7 पीरियड्स आर देयर। तो ये फर्स्ट 2 वाले को एस ग्रुप बोलते हैं। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सारे को हम लोगों को पढ़ना है। सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो इसलिए मैं अभी फिलहाल कोई डीप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। सिर्फ डायरेक्ट मैं फॉर्मूला रिवाइज आप लोगों को यहाँ से करा दे रही हूँ। सो पीरियडिक टेबल, यहाँ पे ग्रुप नंबर अगर आपको निकालना है, उसके लिए अगर एस ब्लॉक है तो उसका फॉर्मूला होता है NSE। पी ब्लॉक है उसके लिए होता है 12+n। डी ब्लॉक है तो n-1 इंटू डी प्लस NS। एफ ब्लॉक है तो थर्ड। फॉर्मूला प्रिडिक्शन कैसे करते हैं? सॉरी, फॉर्मूला प्रिडिक्शन के लिए A +2, B नियरली +5, C नियरली -2, इस तरीके से अगर है तो यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला जो प्रिडिक्ट करेंगे वो हो जाएगा A3, यहाँ पे B C4 होल 2। अगर ये फॉर्मूला है तो इसको करेंगे
3 × 2, क्योंकि ए का वैल्यू देखिए हमारे पास +2 आ रहा है और यहाँ पे बी की जो वैल्यू है वो है +5 प्लस सी का वैल्यू हमारे पास -2 है, तो -2 × 4 और ये मल्टीप्लाइड बाय 2 इट विल कम आउट टू बी 0। ओके, नाउ जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं हम लोग? शील्डिंग कांस्टेंट जो होता है जेड इफेक्टिव, इसको निकालने के लिए हम लोग करते हैं जेड माइनस सिग्मा, इसको कहते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट। ओके, आइसोटोपिक नंबर कैसे निकालते हैं? आइसोटोपिक नंबर विल बी a minus 2z। नाउ RC is equal to D by 2 and D is equal to RA plus RB 0.09, ये काई A माइनस काई B, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, ये जो काई है इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी ऑफ एनी एटम। ना यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आर वी क्या आएगा, D/2 के इक्वल और ग्रेटर देन आर सी रहता है। यहाँ से फॉर्मूला RM इज इक्वल टू D/2। जस्ट अ मिनट, यस बेटा, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, देखिए फिर से स्क्रीन पे क्या हो गया, आई डोंट नो। स्क्रीन हमेशा ऐसे ही हो जाता है काम के टाइम पे। तो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। पेनिट्रेशन पावर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स में सबसे ज़्यादा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, पी ब्लॉक में उससे कम, डी ब्लॉक में उससे कम और एफ ब्लॉक में सबसे ज़्यादा कम होता है। इसका यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख कर बताऊँगी, बट ये दिखाने को रेडी हो तब तो। या सो लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पेनिट्रेशन पावर के बारे में बताया, पेनिट्रेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा एस ब्लॉक एलिमेंट्स के पास है, देन पी ब्लॉक, देन डी ब्लॉक एंड देन एफ ब्लॉक। ओके, नाउ मूविंग ऑन। Here we go. Mulliken's formula, मुलिकन फॉर्मूला पॉलीज स्केल में हम लोग कैलकुलेट करते हैं काई ए माइनस काई बी, बेटा नो, 0.101 रूट अंडर BE माइनस BE AZ into BE of BZ। ओके, तो ये पॉलीज का स्केल है। इस स्केल के थ्रू अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोलिकन्स फार्मूला, तो ये फार्मूला हमारा आता है IE प्लस EA/2 × 2.8। नाउ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आ जाते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मैं ऐसे करती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ। चलिए आते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग, नाउ हियर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है?
हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या, कि किसी का एस और पी का मिक्सअप होना, एस पी के साथ डी के साथ मिक्सअप हो जाना, तो इसको कैलकुलेट करते हैं हाफ इंटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। वी इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, V is valence electron, M is number of monoline, number of mono atoms, actually mono atoms। ये C हो जाएंगे चार्ज ऑन कैटलिस्ट, इनके ऊपर जो चार्ज होते हैं वो, और ये चार्ज ऑन एनायन, एनायन के ऊपर का चार्ज। यहाँ पे अगर ये 2 आता है तो ये sp, 3 आता है तो sp2, 4 आता है sp3, 5 आता है तो sp3 तक ही जा सकता है, आप लोगों को पता होगा, तो इसलिए यहाँ से मूव कर जाता है sp3d, और 6 आएगा तो ये जाएगा sp3d2। ठीक है, और यहाँ से मैं spdf के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज दे दूँ। s जो होता है वो राउंड शेप होता है, p इस तरीके से रहता है, p ऐसा ऐसा मिक्सअप होता है इनके ऊपर। ठीक है, पाई पाई बॉन्डिंग इसको बोलते हैं। और डी रहेगा तो डम्बल शेप होता है इनका, इस तरीके से ऐसा। तो ये जो मिक्सअप होता है ना, पी के जो भी हैं, तो इनमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक स्पेस होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और इनका मैक्सिमम 6 होता है, तो 3 कंपार्टमेंट्स हैं, तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आ सकते हैं। आप लोगों को ये बेसिक बिल्कुल क्लियर होगा, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रही हूँ। और अगर बहुत डीप नॉलेज चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब वीडियो से जा करके वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 5 होते हैं और एफ में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से एंड सो ऑन। नाउ वी आर नाउ गोइंग टू बॉन्ड ऑब्जेक्ट्स, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा। इज इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग्स के ऊपर रिडॉक्स रिएक्शन। नो, केमिकल बॉन्डिंग्स का फॉर्मूलाज मैं आप लोगों को कराऊंगी, बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं फ़िलहाल अभी आप लोगों को इक्विलिब्रियम चैप्टर यहाँ पे करा देती हूँ। इक्विलिब्रियम, सो इक्विलिब्रियम में आप इस तरीके से देख रहे होगे कि एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी, ये जो होते हैं रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। ये रिएक्टेंट्स मिलकर के प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये इक्विलिब्रियम में है, क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी आ रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का एक कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक बार लिख देती हूँ ये रिएक्शन फिर से, ये इस तरीके से, एंड सी टाइम्स मान लो सी सी है और डी टाइम्स डी है। तो ये जो इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट होता है ना, ये आता है सी का कॉन्सेंट्रेशन, जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन, और इसका पावर से मल्टीप्लाई, जो इसका पावर है वो इससे, जो इसका पावर है वो इसको, और ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, ये आता है, और इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। नाउ Kp, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग किसी प्रेशर का काउंट करें तो यह आता है Kcrt डेल्टा mg। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आगे में हम लोग देखते हैं Kc प्लस आर टी एल एन क्यू आता है। mg ग्रेटर देन होना चाहिए हमेशा, और Kp क्या है, के एक्स को, इसको एक और फॉर्मूला में हम लोग लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर होगा इसका डेल्टा एन जी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट से। ये आप लोग देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है उससे ये प्रोपोर्शनल है, इस तरीके से, है ना। और इसका लॉग के बेसिस पे अगर हम लोग फॉर्मूला लाएं तो log K2 by K1 is equal to delta H by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। ये कैलकुलेशन होता है लॉग के फॉर्म्स में। इसको कहते हैं वांट ऑफ आइसोकोर। क्या कहते हैं?
want of isochore, want of isochore, ओके। और यहाँ पे T2 इज ग्रेटर देन T1। अगर इसमें कुछ कंडीशंस मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर डेल्टा एच ही जीरो हो जाए तो क्या आप देख सकते हैं ये सारे के सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, मतलब log K2 इज इक्वल टू log K1 और K1 इज इक्वल टू K2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर ये डेल्टा एच जो है ग्रेटर देन जीरो हो तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन आएगा, क्यों? क्योंकि K2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन K1, तो इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और डेल्टा एच अगर लेस देन जीरो हो तो K2 विल बी स्मॉलर देन K1, K1 विल बी ग्रेटर एंड दिस विल बी अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये तीन डेरिवेशंस आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए दे देता है एग्जाम्स में, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। नाउ Kp एंड Kc का क्या यूनिट होगा? तो जनरली इसका कोई यूनिट होता नहीं है, ये अगर पूछ दे आपसे तो। नाउ क्वेश्चन, रिएक्शन क्वेश्चन हम लोग एक लेते हैं QC, इसको बोलते हैं रिएक्शन क्वेश्चन। नाउ QC इज लेस देन KC, ये कांस्टेंट होता है गिवन टेम्परेचर पे, ये फॉरवर्ड जाएगा, मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नाउ QC इज ग्रेटर देन KC, तो ये बैकवर्ड जाएगा। नाउ QC इज इक्वल टू KC, अगर इक्वल हो जाए तो ये आता है हमारा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ली चैटलर्स प्रिंसिपल ने क्या कहा? इक्वेशन शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में जहां चेंज ऑफ एक्सटीरियर फैक्टर कंपलसेटेड हो। क्या कहा ली चैटलर्स प्रिंसिपल ने? इसने कहा कि इक्वेशन उस तरफ शिफ्ट होगा, इक्वेशन आपका जो है a प्लस बी इज गोइंग टू c प्लस डी, इक्वेशन का डायरेक्शन उधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, वो कैसे डिसाइड होगा? तो इसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर काम कर रहे होंगे उनके ऊपर ये डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर। तो ली चैटलर्स प्रिंसिपल पे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज ली चैटलर्स प्रिंसिपल, तो ये आप लोगों को नोट्स में मिला होगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ली चैटलर्स प्रिंसिपल से अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है। एक पहला तो देखना होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? ऑब्वियसली यू नो डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये शिफ्ट होगा किधर? बैकवर्ड चला जाएगा रिएक्शन। और टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज कर दो तो ये फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं वो लो टेम्परेचर को प्रिफर करते हैं। ऑब्वियसली इसमें एक्सोथर्मिक का मतलब है कि प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे हीट मिल रहा है, हीट आ रहा है, तो ये इसके लिए आपको हीट प्रोवाइड करने की, रिएक्टेंट में हीट देने की जरूरत नहीं है। जितना कम टेम्परेचर होगा उतने अच्छे से ये रिएक्शन कैरी होगा ना। इसी का वाइस वर्सा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, इसी का जस्ट आप वाइस वर्सा देख लें, एंडोथर्मिक। इसमें डेल्टा एच क्या होता है? इसमें नेगेटिव है तो ऑब्वियसली इसमें पॉजिटिव होगा ना। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ बैकवर्ड जा रहा था। टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे तो क्या होगा? बैकवर्ड। यानी यू हैव टू जस्ट लर्न वन ऑफ देम, और इसी का वाइस वर्सा आप कर दोगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। प्रेशर और वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होता है? एक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने देख लिया, नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम, प्रेशर या वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होता है? सो हेयर I इज डेल्टा एन जी से ग्रेटर है जीरो से, है ना।
तो आपको यहाँ पे Kc क्या आ रहा था, A/B 1/Vx, और Kp क्या आ रहा था, A/B पार्शियल प्रेशर x। तो यहाँ पे अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, और ये चला जाएगा बैकवर्ड। यहाँ पे अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, QP ग्रेटर देन KP, तो ये जाएगा बैकवर्ड, और ये QC इज ग्रेटर देन KC यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में भी इसको अच्छे से रिवाइज कर सको ना। लेट्स मूव ऑन। इस पे मैं आपको यहाँ पे एक और डिफरेंस बता दूँ कि ये क्या हो रहा है, अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दैट इज QC इज लेस देन KC। व्हाट हैपेंड बेटा, ओके। नाउ प्रेशर अगर आप डिक्रीज करते हो तो QP विल बी ग्रेटर देन KP, है ना। तो ये फॉरवर्ड चला जाएगा, ये दोनों रिएक्शंस, ये वाले और ये वाले अब फॉरवर्ड जाएंगे। ठीक है, एक मैंने बता दिया, जब डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 हो, नाउ टॉकिंग ऑन तो डेल्टा Ng अगर लेस देन 0 हो, 0 से कम हो, तो Kc इज इक्वल टू A/B V⁴x। अगर यहाँ पे आप प्रेशर को इंक्रीज करो तो ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड QC विल बी लेस देन KC। इस वाले में जस्ट अपोजिट, KP इज इक्वल टू A/B 1/PT, अपोजिट हो जाता है। अब क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा, QP विल बी लेस देन KP, और ये दोनों के दोनों रिएक्शंस फॉरवर्ड चले जाएंगे। प्रेशर अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, QC विल बी ग्रेटर देन KC, एंड प्रेशर अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो QP विल बी ग्रेटर देन KP, और ये दोनों के दोनों बैकवर्ड जाएंगे। नाउ थर्ड, अगर हम लोग देखें डेल्टा Ng 0 हो तो यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज। क्यों, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। नाउ अब हम लोग देखते हैं, प्रेशर का देख लिया, वॉल्यूम का देख लिया। नाउ चेंज ऑफ अफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, अगर आप R को इंक्रीज कर रहे हो तो QC इज लेस देन KC, ये जाएगा फॉरवर्ड। R डिक्रीज कर रहे हो, QC इज ग्रेटर देन KC, ये बैकवर्ड। नाउ P इंक्रीज कर रहे हो तो QC इज ग्रेटर देन KC, फिर से बैकवर्ड। P डिक्रीज कर रहे हो तो QC इज लेस देन KC, एंड ये फॉरवर्ड, ये आपका फॉरवर्ड चला जा रहा है। अब आप इसमें अगर इनर्ट गैस ऐड कर देते हो, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस आप ऐड कर रहे हो, लाइक हीलियम, आर्गन एंड सो ऑन, सो इट विल बी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तो Kc एंड Kp चेंज नहीं होंगे। कांस्टेंट प्रेशर हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0, क्या होगा, Kc इज इक्वल टू A/B इंटू 1/Vx। Kp क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। QC इज लेस देन KC, फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड डेल्टा Ng, ये तो मैंने बता दिया कि डेल्टा Ng अगर लेस देन 0 हो, डेल्टा Ng लेस देन 0, तो QC विल बी ग्रेटर देन KC एंड इट विल मूव बैकवर्ड। डेल्टा Ng अगर 0 हो जाए तो फिर से नो चेंज, इस पे तो कोई चेंज होता ही नहीं है। नाउ
मूविंग ऑन टू अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करेंगे? कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? जो रिएक्शन को सिर्फ फॉरवर्ड करा देते हैं लेकिन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं लाते हैं, तो इनका इक्विलिब्रियम पे कोई भी चेंज नहीं होता है। गॉट इट? इक्विलिब्रियम पे इनका कोई भी रोल नहीं होता है। नाउ डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन अगर हम लोग देखें कि इनका क्या होता है, तो वो आप लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूला से देख सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस डी बाई एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस फॉर्मूला को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देती हूँ। आई हैव सम वर्क नाउ। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड डू हिट द बेल आइकन। कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन से चैप्टर्स की रिवीजन कराने हैं और कौन सा आप लोगों को चैप्टर टफ लगता है, सो दैट मैं उसके लिए भी कुछ वीडियोस बना सकूं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।